अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स 1 का हमारे पास टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि फोर्स फील्ड क्या होती है, फिर उसको रिलेट करेंगे हम ग्रेविटेशनल फील्ड से। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, या हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड बनती कैसे है, डिस्टेंस के साथ उसका क्या हमारे पास रिलेशन होता है। एंड एट द वेरी लास्ट आपको मिलेंगे 5 SLO बेस्ड क्वेश्चंस जो पॉसिबली इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो मस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आप हर पॉइंट को अंडरस्टैंड कर सकें और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें जो पॉसिबली इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रेविटेशनल फील्ड को समझने से पहले हम समझेंगे फोर्स फील्ड, कि किसी भी फोर्स की फील्ड क्या होती है। जब भी आप फिजिक्स में फील्ड का वर्ड सुनेंगे या पढ़ेंगे या रीड आउट करेंगे, फील्ड का मतलब होगा एरिया, या आप कह सकते हैं कोई भी रीजन, ठीक है, वो हमारे पास होगी फील्ड। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड से मतलब है कि फोर्स का एरिया, फोर्स के अराउंड कुछ एरिया जिसकी हम बात करें। हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे होती हैं। कुछ जगहों पे आपको मिलेगा फील्ड फोर्स, ठीक है, और कुछ जगहों पे फोर्स फील्ड। अभी हमारा जो टॉपिक है उस पे फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड और फील्ड फोर्स, आपने इन दो में कंफ्यूज नहीं होना। फील्ड फोर्स, जब आपके पास फील्ड पहले लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि ऐसी फोर्स जो फील्ड वाली है, जिसके अराउंड कोई एरिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम कहते हैं। जो भी आपके पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है उसको आप फील्ड फोर्स भी कह सकते हैं, कि आप बगैर टच के किसी के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। जैसे आपके पास मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट आपके पास फील्ड फोर्स है, फील्ड रखने वाली फोर्स है। इसके अराउंड एक एरिया है कि इसके करीब आप आयरन की नेल्स लेके आए, बेशक आप उसको टच ना करें, ठीक है। इसके करीब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। यहाँ पे आप आयरन की नेल्स लेके आए, ये क्या करेगा, इसको अपने अराउंड, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो इसके अराउंड ये रीजन है, ठीक है, ये इसकी फील्ड है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो फील्ड फोर्स है। ऐसी फोर्स है कि जो रीजन रखती है, जो फील्ड रखती है, जिसके अराउंड एक स्पेसिफिक एरिया है कि उस एरिया में अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। ये ऐसी फोर्स है जिसको फोर्स लगाने के लिए अगले ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में या टच करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन जो फोर्स फील्ड होती है ये हमारे पास फील्ड को डिस्क्राइब करती है, उस रीजन को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स फील्ड हमारे पास वो रीजन है किसी भी नॉन कांटेक्ट फोर्स के अराउंड, कि जहां पे वो नॉन कांटेक्ट फोर्स ऑपरेटिव होती है। जैसे मैंने कहा कि मैग्नेट के अराउंड ये रीजन, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, मैग्नेट के अराउंड ये रीजन। अब अगर आयरन नेल्स इस रीजन से आउटसाइड है तो मैग्नेट इसके ऊपर फोर्स अट्रैक्ट या इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, इनको अट्रैक्ट नहीं करेगा। जो ही इन आयरन नेल्स को मैं इस रीजन के अंदर लेके आऊंगी, अब मैग्नेट इनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स की फील्ड है, ठीक है, फोर्स फील्ड इसको कहते हैं। और खुद है जो मैग्नेटिक फोर्स, इसको हम क्या कह सकते हैं, फील्ड फोर्स कह सकते हैं या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज है उनका दूसरा नाम है फील्ड फोर्स। और फोर्स फील्ड हमारे पास उस रीजन को बताती है जिस रीजन में कोई भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे पास ऑपरेटिव होती है। इसी तरह से हमारे पास जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हेवीली मैसिव ऑब्जेक्ट्स, जैसे अर्थ है या सन है, उनके अराउंड वो रीजन कि अगर उस रीजन के अंदर हमारे पास कोई और ऑब्जेक्ट आएगा तो वो उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी ना मैग्नेट के अराउंड, कि अगर उस रीजन में आयरन नेल्स को लाओगे तो तभी आयरन नेल्स को मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर उस रीजन से बाहर है तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। अर्थ का भी आपको पता है, जैसे अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, तो अर्थ के अराउंड एक स्पेसिफिक रीजन है, उससे बाहर आप चले जाएं, स्पेस में चले जाएं। जब आप स्पेस में चले जाएं तो अर्थ आपको अट्रैक्ट नहीं करती। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑपरेटिव नहीं होती, वो अपनी फील्ड के अंदर, वो अपने एक स्पेसिफिक रीजन, अपने एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमारे पास क्या होती है, ऑपरेटिव होती है। अब बेसिकली होता क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड बनती कैसे है, ठीक है। ये आपको नजर आ रही है ये पिक्चर, यहाँ पे ये देखें, यहाँ ये वाले जो एरियाज हैं आपके पास, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधा है। जैसे ये हमारे पास की स्पेस बिल्कुल सीधी थी, ठीक है। इस स्पेस में जब अर्थ आई,
अर्थ ने यहाँ पे एक ये कर्व्ड स्पेस बनाई है। ये क्या बनाई है आप देखिए, इसके राउंड जब अर्थ ने एक डिग सा बनाया है, ठीक है, अब इसके राउंड ये एक कर्व्ड स्पेस है। अब ये जो कर्व्ड स्पेस है ना, ये इसकी फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लाओगे तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ये फॉल करेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही ऐसी है, अर्थ ने इसकी डायरेक्शन ही ऐसे बना दी है, ठीक है। तो ये जो कर्व्ड स्पेस बनती है ना, इसकी वजह से हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है बेसिकली। अब आप देखिए, जितना आप अर्थ के करीब जाते जाए, नीचे आते जाए, नीचे आते जाए, अर्थ की सरफेस के करीब आते जाए, कर्व्ड सरफेस उतनी ज्यादा है। जितना आप अर्थ से दूर जाते जाए, कर्व्ड सरफेस कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि जब ये बिल्कुल फ्लैट हो गई है, जब ये बिल्कुल फ्लैट हो गई है, तो मतलब आप अगेन स्पेस में आ गए हो। अब आपके ऊपर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, लेकिन जब आप इस कर्व स्पेस के अंदर हैं, तब तक आपके ऊपर फोर्स लगेगी। जितना आप अर्थ के करीब है, उतनी ज्यादा आपके ऊपर फोर्स लगेगी, ठीक है। अब इसके लिए भी हम एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि अर्थ आपके ऊपर कितनी फोर्स लगाती है, उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट मेस। किसी भी मेस के ऊपर कितनी ज्यादा फोर्स लगती है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए, ठीक है, वो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मेस डिवाइडेड बाय मेस, ठीक है। और इसका सिंबल होता है जी, ठीक है। अब ये डिराइव कैसे होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ आपको पता है, F इज इक्वल्स टू एम ए होता है। यहां से आप एक्सेलरेशन निकालें तो m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F बाय m। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास होती है g, ठीक है। और ये g हमारे पास क्या है, फोर्स पर यूनिट मेस, कि कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ जी का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स किसी मैस पे लग रही है, वो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब आपको यहां से एक और पॉइंट जो क्लियर होगा, ठीक है, यूनिट पे जाने से पहले, कि जितना आप अर्थ की सरफेस के करीब है, वहां पे कर्व्ड सरफेस ज्यादा है, तो मतलब अर्थ की सरफेस के करीब किसी भी मैस पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगी। सो इसका ये मतलब है कि अर्थ की सरफेस के करीब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और जूं आप अर्थ की सरफेस से दूर जाते जाएं, हाइट पे जाते जाएं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस कम होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी यूनिट। यूनिट क्या होगी आपको पता है, फॉर्मूला है हमारे पास, G इज इक्वल्स टू एफ जी ओवर एम। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिवाइडेड बाय मास की यूनिट क्या होती है, केजी। सो न्यूटन्स पर केजी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मैसिव बॉडी, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है अर्थ के लिए, ठीक है, ये G ऑफ M है, M का मतलब है अर्थ, दैट इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं 9.8 न्यूटन्स पर केजी, ठीक है। ये हमारे पास है इसकी कांस्टेंट वैल्यू। अब सोलर सिस्टम में या हमारे यूनिवर्स में जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, अब आप देखें, मरकरी की है 3.7 ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वेनस की 8.9, अर्थ की 9.8 जिसपे हम रहते हैं, मार्स की 3.7, जुपिटर की 24, सैटर्न की 10.4, यूरेनस 8.7, नेपच्यून 11.0, मून की 1.6। सो मैक्सिमम हमारे पास किसकी है, जुपिटर की है, ठीक है, और सबसे कम हमारे पास किसकी है, मून की है, ठीक है। इसीलिए मून, अर्थ की आप देखें, अर्थ और मून का अक्सर कंपैरिजन होता है, अर्थ की 9.8 है, मून की कितनी है, 1.6। अब एक सेम मैसिव ऑब्जेक्ट है, एक बंदा है, एक रॉक है, उसको आप अर्थ पे लेके जाएं तो उसका वेट अर्थ पे ज्यादा होगा। उसका वेट अर्थ पे क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी ग्रेविटी ज्यादा लग रही है। मून पे लेके चले जाएं, वहां उसका वेट कम होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है, वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम है। ये वाला टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, जिन लोगों ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया, मस्ट वॉच दैट वीडियो बिफोर दिस, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास सरफेस के साथ जो आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे वो डिक्रीज हो जाएगी। मैंने आपको बताया, क्योंकि आप जितना सरफेस से दूर जाते जाएंगे तो कर्व्ड सरफेस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। डिफरेंट प्लैनेट्स की डिफरेंट वैल्यू है जी की, क्योंकि उनका मास और साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। लेट्स डू वन एग्जांपल हियर। हमारे पास एक बैग है, उसका वेट है अर्थ पे 400 न्यूटन, वेट ऑन अर्थ WE 400 न्यूटन है, और वेट किसी और अदर प्लेनेट है, अननोन प्लेनेट है, तो हम इसको कहते हैं WU, U का मतलब है अननोन, और अननोन प्लेनेट के ऊपर इसका वेट है 150 न्यूटन।
आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करें, जी फाइंड करें इस अननोन प्लैनेट का। अब जी ऑफ ई तो हमें पता है ना, वो क्या है 9.8 kg पर न्यूटन, ठीक है। अब आप देखो ये जी ऑफ यू हमें फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, जी हमारे पास क्या होता है एफ ऑफ जी ओवर एम। ये फोर्स यहाँ पे क्या है, इसका वेट है। वेट क्या होता है, वेट ये होता है कि कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वेट हमें गिवन है, ठीक है। तो एफ ऑफ यू ओवर एम, ठीक है। डब्ल्यू ऑफ यू तो हमें गिवन है यहाँ पे, वेट या जो एफ ऑफ यू आप इसको कह दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम अननोन प्लैनेट ही बात करें। ये जो वेट है अननोन प्लैनेट पे, वेट क्या होता है बेसिकली, कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, तो मतलब ये फोर्स ही है। तो एफ ऑफ यू की जगह आप डब्ल्यू ऑफ यू लिख सकते हैं। डब्ल्यू ऑफ यू हमें गिवन है, हमें चाहिए मैस। अब मैस प्लैनेट टू प्लैनेट या प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता, वो सेम रहता है। जो मेस अर्थ पे होगा वही इसी अननोन प्लैनेट पे होगा। हमें अर्थ पे जी भी पता है, डब्ल्यू भी पता है, अर्थ वाली वैल्यूज को यूज करके हम मैस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जी क्या होता है, जी ऑफ ई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मेस ऑन अर्थ, ठीक है। तो एफ यहाँ पे भी वो ये वेट आ जाएगा डिवाइडेड बाय एम, यहां से हम मेस निकाल सकते हैं, ठीक है। जी क्या है हमारे पास 9.8 इक्वल्स टू वेट है 400 डिवाइडेड बाय एम। एम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको हम लेके यहाँ पे आ जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9.8 m इज इक्वल्स टू 400। अब m निकालना है तो 400 यहीं पे रह जाएगा, 9.8 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड। व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड इट, 400 डिवाइडेड बाय 9.8, लेट मी डू द कैलकुलेशंस। 400 डिवाइडेड बाय 9.8, सो ये हमारे पास आ गया है मेस 40.8 kgs। अब मैस आ गया तो हम जी ऑफ यू फाइंड कर सकते हैं। वेट हमें गिवन है दैट इज 150, मैस है हमारे पास 40.8, ठीक है। 150 डिवाइडेड बाय 40.8, तो ये हमारे पास आ गया 3.67 न्यूटन्स पर केजी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं 5 क्वेश्चंस के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस टॉपिक से आ सकते हैं। वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स वे लेस ऑन मून देन ऑन अर्थ। मून पे उनका कम वेट क्यों होता है और अर्थ पे ज्यादा क्यों होता है। मून की आपको पता है कि मून की जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 समथिंग, और अर्थ की हमारे पास होती है 9.8। अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अर्थ उस सेम मेस के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगी, इसलिए उसका वेट ज्यादा है। लेकिन मून पे कम फोर्स लगेगी उसके मुकाबले में, मून की जो ग्रेविटी अर्थ से 6 टाइम्स कम है, ठीक है। तो इसलिए मून पे उसका वेट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, कम है। What happens to the gravitational field strength? जब आप अर्थ की सरफेस से दूर जाएंगे, अर्थ की सरफेस से आप दूर जाते जाएं तो कर्व सरफेस क्या होती जाती है, कम होती जाती है, फ्लैट होना शुरू हो जाती है। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक बॉडी है जिसका अर्थ पे वेट है 60 न्यूटन, उसका मून पे क्या होगा, ठीक है। वेट ऑन अर्थ, अर्थ पे गिवन है, आपने फाइंड करना है उसका वेट कहाँ पे, मून के ऊपर फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन डेटा क्या है, वेट ऑन अर्थ WE इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन। अर्थ के ऊपर आपको पता है कि उसका क्या है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.8। मैस फाइंड कर लेते हैं हम। मैस हमारे पास कैसे आ जाएगा, मैस का क्या फॉर्मूला भी हमने ऊपर डिराइव किया था कि मैस हमारे पास होता है वेट डिवाइडेड बाय जी या फोर्स डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। वेट है 60 डिवाइडेड बाय 9.8, जब आप 60 डिवाइडेड बाय 9.8 करेंगे तो 6.12 kgs, ठीक है। ये मैंने कैसे निकाला है, मैं एक और दफा आपको बता देती हूँ। आपको पता है ये होता है ना F इज इक्वल्स टू ma या F इज इक्वल्स टू mg, ग्रेविटी के केस में हम ये निकालते हैं। तो ठीक है, ये फोर्स जो है ना इसको मैंने वेट कह दिया, वेट इज इक्वल्स टू mg। मेस निकालना है तो g यहाँ मल्टीप्लाई और इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो w डिवाइडेड बाय g, यहाँ से ये स्टेप में यहाँ करूँ, अगर w अपनी जगह पे, ये g साइड आके डिवाइड हो गया और इधर हमारे पास ये m बच गया, ठीक है। तो मैस हमारे पास आ गया 6.12 kg। जब हमारे पास मैस आ गया तो हमने वेट निकालना है, तो w इज इक्वल्स टू mg होता है, ये भी हमने यहाँ पे w इज इक्वल्स टू mg निकाला है। मेस हमने निकाला 6.12
और जी हमारे पास क्या होता है मून का 1.6, 6.12 को 6.12 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें, सो वी गॉट 9.8 न्यूटन। इसका ये मतलब है कि उसका वेट मून पे कितना होगा 9.8। अब आप देखें अर्थ पे 60 न्यूटन था और मून पे जाके 9.8 हो गया, सेम ऑब्जेक्ट है हालांकि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 9.8 न्यूटन पर केजी है। इसका ये मतलब है कि 1 केजी में इसके ऊपर 9.8 न्यूटन की फोर्स लगेगी। ठीक है, अब इनमें से कौन सी फील्ड फोर्स है और क्यों? एक पर्सन है वो टेबल को पुश कर रहा है, क्या वो बगैर कांटेक्ट किए पुश कर सकता है? नो। जब वो कांटेक्ट किए बगैर पुश नहीं कर सकता तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं है। नॉन कांटेक्ट फोर्स हमारे पास फील्ड फोर्स नहीं होती, सॉरी कांटेक्ट फोर्स हमारे पास फील्ड फोर्स नहीं होती। ठीक है, ये कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट नहीं है। मून ऑर्बिटिंग द अर्थ, मून अराउंड अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, क्या मून अर्थ को कांटेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है? नहीं। ये वाली जो फोर्स है हमारे पास कौन सी है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो नॉन कांटेक्ट को हम क्या कहते हैं? फील्ड फोर्स। सो इट मींस ये वाली हमारे पास। अ बैट हिटिंग द बॉल, बैट बॉल को टच करता है, कांटेक्ट फोर्स है, तो कांटेक्ट फोर्स हमारे पास फील्ड फोर्स नहीं होती। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द मून ऑर्बिटिंग अर्थ। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इसमें से आ सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।